नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने देखा होगा ट्विटर पे और यूट्यूब पे बहुत चला हुआ है कि लोग अपनी इनकम शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने 10 लाख रुपए बनाए, कैसे उन्होंने 1 करोड़ रुपए बनाए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी मन में आ रहा था बार बार कि मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूं, एक लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन लम्हा लम्हा आपके साथ शेयर करूं, जब मैंने अपने ट्रेडिंग से 1 करोड़ रुपए बनाए थे। हालांकि ये मैं बहुत टाइम से आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताता हूं। मेरे एक फॉलोअर है बाई द डिप। तो उनसे एक बार बात हो रही थी, वो मेरे पहले फॉलोअर हैं जब मेरे 50 से भी कम फॉलोअर हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला, सर आप एमटीएम स्क्रीनशॉट डालो, आपके फॉलोअर रातों रात बढ़ जाएंगे। तो मैंने बात अनसुनी कर दी। आपने अगर बहुत दिन से आप फॉलो कर रहे होगे मुझे, तो आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट नहीं डालता हूँ बिना किसी रेलेवेंस के। तो उसका आपको रीजन आज बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि जो डाल रहे हैं स्क्रीनशॉट क्या वो सब लोग बैचलर है? ऐसा नहीं है। मतलब ऑन अ लाइटर नोट, कैसा है कि मैं जब डालना चाहता था तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि यार ट्विटर पे अपनी इनकम डालते हैं, बड़ा ट्रैक्शन मिलता है। तो उसने बोला कि कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा क्यों? वह कोई भी उसने बोला कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी एक पान की दुकान भी लगाए या कोई बड़ी बड़ा बिजनेस करे कोई, तो वो कभी भी अपनी इनकम नहीं बताता। उससे पूछो धंधा कैसे चल रहा है, बोलता है अरे यार सब बड़ा लॉस हो रहा है यार, बड़ा लॉस हो रहा है, कुछ फायदा नहीं। इस बार तो सीजन मार्जिन बड़े कम हो गए, बहुत कम हो गए, ड्राई फ्रूट्स में तो कुछ बचा नहीं है। अरे कपड़ों का बिजनेस तो बेकार है। हर ट्रेडर, हर बिजनेसमैन आपको नेगेटिव ही बात करता है। तो मुझे बताया, मैंने पूछा भाई, हाँ ये बात तो मैंने ऑब्जर्व करी, खासकर नॉर्थ में जहां से हम लोग पले बड़े हैं। तो उसने बताया कि डर होता है कि नजर लग जाएगी। तो मुझे लगा कि यार मैं तो जनरली मानता नहीं हूँ कि बिल्ली रास्ता काट जाए या नजर लग जाए। तो उसने कहा कि अगर आप अपनी इनकम रेगुलर शो करोगे, लोगों को लगेगा कि हाँ बहुत पैसे कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो तो बहुत ही अलग क्वेश्चन है, लेकिन लोगों की नजर जरूर लगेगी। और बुरी नजर से कोई नहीं बच सकता। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बताया ना, मैं तो मैरिड हूँ। तो शादीशुदा आदमी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता है, अपनी बीवी से पूछ के ही करता है, ये हकीकत है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं रेगुलरली अपनी इनकम नहीं डालता हूँ। हैविंग सेड दैट, तो ये आपको वाकया मैं बताता हूँ। इससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैंने 1 करोड़ जो पूरे किए उससे पहले अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। बहुत लोग ये भी पूछते हैं यार थोड़ा अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। मैं अपनी फोटो नहीं यूज करता हूँ, अपने बारे में ज्यादा नहीं बताता, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड करता हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हूँ करेंसी में। और मेरी इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं देता है कि हम सोशल मीडिया पे क्या शेयर कर सकते हैं, क्या नहीं शेयर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं एनोनिमस रहना प्रेफर करता हूँ। तो शुरू में क्या था, जब मैं नया नया था तो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो कमोडिटीज से शुरू करी थी। बहुत लोगों को पता होगा, मैंने क्यूएनए में भी एक दो बार बताया है। तो कमोडिटीज से शुरू करी थी, और कमोडिटीज में मैंने टर्टल ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो किया था, ये भी मैंने पहले बताया। अब उसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं यार टर्टल ट्रेडिंग रूल मुझे सिखा दो, बता दो, इंडेक्स में बता दो, स्टॉक में बता दो। तो इसलिए डिस्क्लेमर पहले बता देता हूं आपको कि ये स्टॉक्स में वर्क नहीं करता है मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, हम्बल ओपिनियन है। इंडेक्स में वर्क नहीं करता है। जैसा कि रिचर्ड डेनिस ने बोला था, ये कमोडिटीज में वर्क करता है और एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज में ही वर्क करता है। और मैंने वैसा ही किया है इंडियन मार्केट में आज तक। मेरे को करीब 12-13 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी स्टॉक्स पे ट्राई नहीं किया, मैंने कभी इंडेक्स पे ट्राई नहीं किया। तो आप लोग वो सवाल मेरे से मत पूछना कि कैसे मुझे सिखा दो कैसे करता है। तो मैं शुरुआत मैंने कमोडिटी ट्रेडिंग से करी थी, और मैंने टर्टल रूल्स को फॉलो किया था। एंट्री और पोजीशन साइजिंग तो एग्जैक्ट वैसी ही रहती थी, जैसा कि मैंने आपके साथ वो कर्टिस फेथ वाली बुक भी शेयर करी हुई है टेलीग्राम पे। और उसी हिसाब से मैं ट्रेड करता था, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाता था। तो मेरे ख्याल 3 एक साल हो चुके थे, ये चौथा साल था। और मुझे ठीक ठाक सफलता मिली थी दोस्तों। उसमें कमोडिटी में वो टाइम भी ऐसा था 2008 9 10 वाला, जब मैंने आपको बताया है कि बहुत बड़े बड़े ट्रेंड आ रहे थे, उथा पुतल हो रही थी, लास्ट क्राइसिस के जस्ट बाद की बात है। तो मेरे को ठीक ठाक पैसा बना था। मैंने ट्रेडिंग 1 लाख से शुरू करी थी, फिर थोड़ा थोड़ा उसमें पैसा डालते रहते थे। जब भी कोई सेविंग होती थी तो डाल देते थे। एलटीसी का भी जो पैसा मिलता था उसमें भी टैक्स पे करके उसको डाल देते थे। तो कोई सेविंग होती थी तो उसको डाल देते थे। तो हर साल का मतलब पैसा डालते भी रहते थे, और जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता था वो भी। और ट्रेडिंग के बाहर कुछ भी, कोई गोल्ड नहीं खरीदा कभी, कोई रियल स्टेट नहीं खरीदा कभी। मतलब हमारे तो सेविंग्स अकाउंट में भी एक 50,000 रुपए भी नहीं होते थे। बस एक ऑफिस से हमने मेरे एम्प्लॉयर से एक ओडी खुलवाई थी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी,
कि कभी इमरजेंसी हो तो 6 महीने की सैलरी जो है आप एडवांस ले सकते हो। और एक अच्छा सा क्रेडिट कार्ड था जिसमें भाई शायद मेरे ख्याल 2 लाख की उस टाइम लिमिट थी। तो यही मेरा जो एक होता ना इमरजेंसी फंड, यही हुआ करता था। कैश बैलेंस कुछ भी नहीं था, और जो भी कैश बैलेंस था वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में रहता था। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो सारा कैश ही है ना, आप पोजीशन स्क्वायर करो तो नेक्स्ट डे आपके पास लिक्विडिटी होती है। कहने का मतलब कि मेरा सारा स्टेक उसी अकाउंट में था, कमोडिटी अकाउंट में। अपने को कैसा था, आर या पार की लड़ाई लड़नी थी। वो शुरू कर लिया था शुरू में कि इतनी मेहनत तो तभी करनी है कि कुछ लाइफ बदल जाए। तो उसके बाद जो है सफलता मिलती गई, लेकिन इतना कभी नहीं मिला कि साला लगे कि ये मेहनत जो है वो जस्टिफाइड है। अच्छा, मेहनत जो बोलूं ये आपकी बैंक निफ्टी वाली मेहनत नहीं है। कमोडिटी मार्केट उस टाइम 10 बजे सुबह खुलता था और रात के 12 बजे तक चलता था। तो मैं ऑफिस करता था अपना, और ऑफिस का काम करता था। मेरी, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि ट्रेडिंग का जो डीलर वाला पार्ट था, जो जो ट्रेड इनपुट करना है, ट्रेड डिसीजंस रेगुलर लेने हैं, वो मेरी वाइफ करती थी। वो बेचारी दिन के 14 घंटे लिटरली सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठी रहती थी। रात को तो हम लोग को इतनी नींद भी आ रही होती थी 10 बजे के बाद, क्योंकि ऑफिस का काम करके, और बस मैं जब शाम को पहुंचता था 6-7 बजे शाम को, तब वो एक 2-3 घंटे का ब्रेक लेती थी, उसी में खाना भी बनाना, और फिर उसके बाद यूएस मार्केट जो है क्लोजिंग के पहले बहुत एक्टिव हो जाता था। 10-11 बजे जो है क्रूड ऑयल वगैरह में बड़ी बड़ी मूव्स आती थी। तो जैसा कि टर्टल ट्रेडिंग में ये है कि कोई भी आपकी ट्रेंड फॉलोइंग में कोई मूव मिस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा डर लॉस का नहीं होता था, सबसे बड़ा डर होता था कोई मूव मिस ना हो जाए। यार कोई अच्छी मूव आई और मिस ना हो जाए, और मूव मिस होती थी क्योंकि आप 1000 काम कर रहे हो, आप घर चला रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, आप मतलब लाइफ है, मूव मिस होती थी क्योंकि हम तो कोई एल्गो चला नहीं रहे थे, तो मैनुअली कर रहे थे। उसके बाद तो मेरे ख्याल चौथे साल में मेरा अकाउंट वैल्यू जो है सेविंग्स मिला के और प्रॉफिट मिला के करीब 30 लाख हो गई थी। और उसके बाद मैं 1 मार्च को जनरली, सॉरी 1 अप्रैल को जनरली अपना अकाउंट जो है वो लॉट साइज वगैरह रीबैलेंस करता हूँ। ग्रेजुअली नहीं करता था, उस टाइम तो नहीं करता था। तो मैंने 30 लाख से शुरू किया 1 अप्रैल को, और उसके बाद मेरा अकाउंट धीरे धीरे ड्रॉडाउन में जाना चालू हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, टर्टल ट्रेडिंग में 20%, 30%, 40% बेस कैपिटल से ड्रॉडाउन बहुत कॉमन होता है। ये रिचर्ड डेनिस ने भी बोला हुआ है और बुक में भी लिखा हुआ है, और किसी भी ट्रेंड फॉलोइंग में ड्रॉडाउन तो होंगे। और हम एक ही सिस्टम कर रहे थे उस टाइम, कोई पोर्टफोलियो नहीं था, कोई मिक्स नहीं था, कोई काउंटर स्ट्रेटजीज नहीं थी, उतना आता भी नहीं था दोस्तों। तो हमारा अकाउंट करीब 20% ड्रॉडाउन में था, तो 30 लाख से घट के वो करीब 24 लाख है, उससे भी कम हो गया था। और जब ड्रॉडाउन होता है और वही वही सारी कैपिटल आपकी जमा पूंजी है, सारी मेहनत है, सारी सेविंग है, तो बड़ी टेंशन भी होती है। तो टेंशन भी थी, और हमारे उस टेंशन में हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे। तो थर्सडे को शाम को हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले थे, और थर्सडे को हमने देखा कि मूव आई है सोयाबीन में, एनसीडीएक्स में, सोया रिफाइन में और सीपीओ में। तीनों में एक 5-5-10 मिनट के अंतर पे मूव आई और बड़ी कैंडल बनी जस्ट बिफोर क्लोजिंग थर्सडे को। तो हमने सिस्टम के हिसाब से जो है पोजीशन लेनी चालू कर दी। तो हमने, जैसे कि मैं आर के मल्टीपल्स में बात करता हूं, हमने उस टाइम मेरा रिस्क जो है वो एक आर जो है 1% होता था। अब तो काफी कम होता है, ये तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है। तो 1 आर का से शुरू करते हैं, और टर्टल ट्रेडिंग में कैसे आप पिरामिड करते जाते हो। तो सोयाबीन में पिरामिड किया, सोया रिफाइन में पिरामिड किया, और फिर सीपीओ में पिरामिड किया। तो 4 आर सोयाबीन में और सोया रिफाइन में, और सीपीओ में 3 आर का हमने ट्रेड डाल दिया। तो इस तरह के स्टेजेस में ट्रेड डाले। सीपीओ में चौथा नहीं डाल पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला, उससे पहले मार्केट ही बंद हो गया। ओके। और तो बेसिकली आपको ये भी समझाना चाहता हूं कि उस वक्त जो है हमारा रिस्क जो था, वो टोटल तीनों कमोडिटीज में अगर हमारी चाल उल्टी चली जाती तो हमें 12 आर का लॉस होता, 12 आर, 4 आर ऑन ईच, और मतलब, और अगर वो उल्टे साइड गैप अप हो जाता तो शायद 24 आर का लॉस होता। तो इट वाज अ ह्यूज रिस्क। और उस टाइम सही बताऊं तो इतना बड़ा रिस्क मैनेजमेंट पता भी नहीं था। और ये भी एक कहीं ना कहीं तो दिमाग में था कि अगर पूरा भी लॉस हो जाएगा तो अपन फिर से कमा लेंगे, नौकरी से कमा लेंगे, दूसरे में कमा लेंगे, ट्रेडिंग से कमा लेंगे। मतलब रिस्क टेकिंग कहीं कहीं ना कहीं तो हाई तो थी ही, क्योंकि लगता था कि ये जो मिडिल क्लास का ऑर्बिट है इससे बाहर निकलना है। तो ये हमने ट्रेड ले ली।
और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं यार एग्री कमोडिटी में कैसे ट्रेड करना है, एमसीएक्स में कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों हमें किसी ने गाइड नहीं किया था, किसी ने भी गाइड नहीं किया था, और हमें बहुत थोड़ा पता था। बस बस फ्यूचर्स जैसे करेंसी में होता है, जैसे निफ्टी में होता है, वैसे उसमें भी कूद पड़े थे। अगले दिन फ्राइडे की मॉर्निंग को 10 बजे जब हमने खोला, ओडिन पे हम ट्रेड करते थे उस टाइम, और हमारा बहुत छोटा ब्रोकर था उस टाइम। जो चीपेस्ट ब्रोकर traderji.com पे जो चीपेस्ट ब्रोकर लोगों ने सजेस्ट किया, हमने उसके पास खुलवा लिया था अकाउंट। और अगले दिन 10 बजे मार्केट खुला तो हमने अपना वॉच लिस्ट लगाया हुआ था ओडिन पे, क्रूड ऑयल का, कॉपर का, जिंक का, इन सब चीजों का लगाया हुआ था। हमारी जो पोजीशन थी सोयाबीन, सोया रिफाइन और सीपीओ, वो ब्लैंक आ रही थी। मतलब उसमें कोई ना तो वॉल्यूम है, ना तो बिड है, ना मतलब बिड ऑफर में से एक साइड गायब है, और ट्रेडेड वॉल्यूम भी कुछ नहीं दिखा रहा था। तो हमने अपने ब्रोकर को कॉल किया कलकत्ता में। अच्छा, आजकल के तो इतने बड़े बड़े ब्रोकर हैं और लोग बहुत बोलते हैं कि यार फोन करो तो कोई उठाता नहीं है। हमने अपने ब्रोकर को जब भी फोन किया 2 रिंग में उठाया। छोटा ब्रोकर था लेकिन 2 रिंग में हमेशा उठाया, और इतनी प्यार से लोग बात करते थे। कलकत्ता के लोग तो वैसे भी बहुत प्यार से बात करते हैं। तो फोन उठाया, हमने कहा भैया ये सीपीओ में और आपका लग रहा है ओडिन हैंग हो गया है क्या, ये सीपीओ सोया रिफाइन और इसमें कुछ ब्लैंक आ रहा है। तो उसने बोला कि सर उसमें लोअर सर्किट लग गया। अब आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करता हूं, और मुझे लोअर सर्किट का आइडिया तो था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी लाइव ऐसा अपनी ट्रेड में नहीं देखा था। मेरी सेल पोजीशन थी और उसमें लोअर सर्किट लग गया था। ओके, तो मैंने उसको बड़ी इनोसेंटली पूछा कि ये कब खुलेगा सर्किट। तो उसने बताया कि सर ये एग्री में तो 4% का सर्किट लग गया, तो समझो अब कल ही खुलेगा। और ये फ्राइडे था। तो हमारी पोजीशन थी 11 आवर की, और तीनों में लोअर सर्किट लग गया ओपन होने से पहले। तो अब हमने सच बताऊं तो प्रॉफिट का नहीं सोचा, हमने पहले ही सोचा कि इसमें से एग्जिट कैसे मिले, अगर खुल जाए तो एग्जिट मार ले। जो ट्रेडर की एक मेंटालिटी होती है ना, 20% का लॉस ऑलरेडी वाईटीडी चल रहा था, तो लग रहा था कि यार खुल जाए तो अपना ब्रेक इवन हो जाएगा तो निकल जाएंगे। और फिर फ्राइडे का पूरा दिन निकल गया, सर्किट खुला नहीं। और उसके बाद जो है उस टाइम मार्केट में 2011, 12, 13 में अगर आप देखोगे तो सैटरडे को भी मार्केट खुलता था कमोडिटी का। और जैसा कि मैंने बताया, हमारे यहाँ थर्सडे की शाम को गेस्ट आ गए थे, और हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हम इतने बड़े कैपिटल से इतने इलेबोरेट तरीके से दिन के 14 घंटे ट्रेडिंग करते हैं। तो ये चीज गेस्ट से छुपानी भी थी। तो मतलब इट वॉज अ सीक्रेट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो उसके बाद जो है उन्होंने बड़ा दबाव दिया कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं वीकेंड पे। और वीक, चूंकि सैटरडे संडे हमारे जहां मैं काम करता था वहां भी छुट्टी होती थी। तो फिर ये हुआ कि हाँ भाई चलो घूमने चलते हैं। और उसके बाद जो है प्लान बन गया श्री साइलम जाने का। हम लोग पहले हैदराबाद में रहते थे, और हैदराबाद से 5-6 घंटे की दूरी पे श्री साइलम एक ज्योतिर्लिंग है, कंट्री के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। जैसे एक त्र्यंबकेश्वर में है, जैसे एक केदारनाथ में है, एक रामेश्वरम में है, वैसे एक श्री साइलम में भी ज्योतिर्लिंग। तो अब मुझे गाड़ी चला के जाना था, तो मार्केट तो आप क्या ही देख सकते हो। और हमने इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए इसको फोर्स ही किया हुआ था एज ए स्मॉल ट्रेडर। हमने उस टाइम पे एक बहुत छोटा सा लैपटॉप खरीदा था, वो लैपटॉप अभी भी है हमारे पास, खराब हो गया, चलता नहीं है। मात्र 17,000 का उस जमाने में मिला था, जबकि लैपटॉप बहुत महंगे हुआ करते थे। बिल्कुल छोटा सा था, और उसमें सेलेरॉन का प्रोसेसर लगा हुआ था। बस आप कोड ही देख सकते हो। स्मार्टफोन तो था नहीं, मेरी वाइफ तो एप्पल का i3 यूज करती थी जो उसके पापा ने दिया था। लेकिन मैं फिर भी 3310 टाइप का ही कोई फोन यूज करता था, नोकिया 3310, अगर बहुत लोगों को याद हो तो मेरा पास तो स्मार्टफोन, और मेरा ब्रोकर भी स्मार्टफोन पे कुछ दिखाता नहीं था, बताया ना आपको, छोटा ब्रोकर था। खैर हमने सोचा कि चलो भाई, अब मतलब इतना सोचा भी नहीं, नेक्स्ट डे गाड़ी स्टार्ट करी, चलने लगे। 10 बजे के आसपास कहीं पे रोक के उसको देखा मार्केट का क्या हाल है, तो देखा कि ब्लैंक है। तो हमने फिर से फोन किया अपने ब्रोकर को कलकत्ता में कि भाई आज सर्किट खुलेगा क्या। तो उसने बोला सर, उस पहले 10 से 1:30 या 10 से 1 ही होता था, हाफ डे होता था सैटरडे को। तो उसने बोला सर आज तो वैसे भी हाफ डे है, और आज तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है सर्किट खुलने का, लोअर सर्किट लगा सैटरडे को भी। तो अच्छा भाई, तो फिर हम लोग श्री साइलम गए। और फिर मेरी वाइफ तो बहुत रिलीजियस है, दिन में 2 घंटे सुबह, 1 घंटा शाम को 1 घंटा पूजा करती है। मैं तो ज्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, आप एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं या एथीस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने भगवान से मांगा कि भगवान जब भी सर्किट खोलना तो उल्टे साइड मत खोल देना। क्योंकि कई बार पेनी स्टॉक्स में कैसा होता है कि आपका लोअर सर्किट लगा और नेक्स्ट डे अपर सर्किट लगना चालू हो गया, आपको एग्जिट ही नहीं मिल पाता।
लेकिन ये पेनी स्टॉक नहीं था। सोयाबीन, सोया रिफाइन, अगर आज भी आप एनसीडीएक्स पे चेक करोगे तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। हमें लेकिन इतना कुछ पता नहीं था, हम तो बस डर गए थे। तो फिर हमने जर्नी करी पूरा, मैं टेंशन में था कि क्या होगा मंडे को, क्या होगा। और फिर हम मंडे को आए, घर आए, और फिर हमारे गेस्ट संडे शाम को चले गए दर्शन वर्शन करके। और उसके बाद मंडे को फिर से जो है लोअर सर्किट लगा। तो ये तीसरा दिन था लोअर सर्किट का। इसमें कहीं ना कहीं समझो कि किस्मत ने साथ दिया। अगर सर्किट खुल जाता तो जो टेम्पटेशन होता है ना प्रॉफिट बुक करने का कि यार बुक कर लेते हैं, वो टेम्पटेशन आ जाता कहीं ना कहीं, क्योंकि छोटा प्रॉफिट बुक करने का बहुत टेम्पटेशन रहता है। तो मंडे को भी लोअर सर्किट नहीं खुला, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद ट्यूसडे को थोड़ी देर के लिए खुला था, लेकिन तब तक ग्राफ ऐसा बन गया था, ऐसा दिख रहा था कि इट इज फॉलिंग टू द ग्राउंड, कि एकदम एक नैरो बैंड से निकल के चार डंडी टाइप की बन रही है जो एकदम नीचे ही जा रहा है। तो एक ट्रेंड ट्रेडर की तरह कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो ये पाताल में जाके रुकेगा, और हमने पोजीशन सेल करी हुई थी। तो फिर हमने 4-5 दिन और वेट किया, उसमें बीच में इंट्राडे थोड़ी थोड़ी देर के लिए सर्किट लगा, खुला। और उसके बाद मेरा ख्याल है 7-8 दिन हमने वो पोजीशन कैरी करी। और उसके बाद और भी रूल के हिसाब से तो हमको और भी कैरी करना चाहिए था, लेकिन इस दौरान एक ऐसा मोमेंट आया जब हमारा अकाउंट जो है वो, जैसे बताया ना, 30 लाख बेस कैपिटल था, और उस साल हम ड्रॉडाउन देखने के बाद 24 लाख पे बैठे थे। और ये सारे सर्किट वाले, सारे लोअर सर्किट वाले इवेंट के बाद जब मार्केट स्टेबलाइज हुआ हमारे फेवर में, तो हमारे अकाउंट ने 1 करोड़ का बैलेंस दिखा रहा था। तो हमने मतलब मन ही मन सोचा कि बहुत हो गया, मतलब लेट्स नॉट पुश आवर लक। उस टाइम हमारे साल की जो पूरे खर्चे होते थे सब हंसी खुशी सब मिला के, गिफ्टिंग वगैरह मिला के 5 से 6 लाख साल के होते थे। तो मतलब हमारे जो एनुअल एक्सपेंसेस होते थे दोस्तों, उसका 20 गुना हमें दिख रहा था ब्रोकर अकाउंट में। और तो हमने वो प्रॉफिट बुक कर लिया। हालांकि अगर नहीं बुक किया होता तो वो 1.20 के आसपास जाता, फिर शायद वहां से थोड़ा वापस आता। मार्केट बहुत तेज मोमेंटम में था सोयाबीन का उस टाइम। और उसके बाद जो है हमने बुक कर लिया। इसके बाद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस काम आता है। हम चूंकि कई 2-3 सालों से काम कर रहे थे, तो हमें ये चीज समझ में आ गई थी कि कमोडिटी का मार्केट साइक्लिकल होता है। कि एक खासकर एग्री में तो जब रबी की क्रॉप होती है, खरीफ की क्रॉप होती है, तो उसे एक कहीं ना कहीं शॉर्टेज डेवलप हो जाती है, एक्सेस डेवलप हो जाता है, तो उसके हिसाब से जो है आपका मूवमेंट्स आता है। और दूसरी चीज हमने ये देख ली थी कि जो किस्मत होती है ना, वो भी साली बड़ी साइक्लिकल होती है। अगर आपका लक बहुत तेजी से चला है, एकदम मतलब पीक पे आ गया है, तो वो बहुत ज्यादा उसमें लक जो है कंटिन्यू नहीं करने वाला है। इट माइट बी जस्ट ऑन द टिप ऑफ स्टार्टिंग अ बैड लक। तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमें वो प्रॉफिट हुआ है। और हमने पहली चीज तो डर आ गया, क्योंकि क्या होता था कमोडिटी में, गवर्नमेंट भी जैसे जैसे दाम बहुत गिर जाते हैं तो गवर्नमेंट डिफेंस में आ जाती है कि किसानों को लॉस हो रहा है, बिचौलियों को लॉस हो रहा है, ट्रेडर्स को लॉस हो रहा है, आड़तियों को लॉस हो रहा है, मंडी ट्रेडर्स को लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट, जैसे गुआर गम में हुआ था तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ही बैन कर दिया था, जैसे पेपर में हुआ था तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बैन। तो हमें डर लगने लगा कि साला हमारा प्रॉफिट तो दिख रहा है ब्रोकर अकाउंट में, स्क्वायर ऑफ करने के बाद हमारी कोई ओपन पोजीशन नहीं थी, लेकिन कहीं इसमें हमें कुछ पता नहीं था। तो अब ये हमारा पैसा है कि नहीं वो फील नहीं आ रही थी, वो यकीन नहीं आ रहा था। तो उसके बाद हमने ब्रोकर अकाउंट से पैसा वापस निकाला। छोटा ब्रोकर था हमारा, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से, इतना हमारे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट था, वो अमाउंट जो है उसने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। मेरा जो बैंक अकाउंट था उसमें आ गया, मतलब वाइफ के बैंक अकाउंट में आ गया। और उसके बाद वहां पे भी मेरे वाइफ को चैन नहीं मिला, उसको लगता था कि कहीं ना कहीं मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, और अनबिलीवेबल लगता था उस टाइम, सही बताऊं तो आपको। तो हमने उसने उसको दूसरे अकाउंट में, एक पीएसयू बैंक के अकाउंट में शिफ्ट किया। वहां पे उसको एफडी कराई 1 महीने की। फिक्स डिपॉजिट के अलग रूल्स होते हैं, बैंक में जो पैसा होता है उसके अलग रूल्स होते हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड। तो उसको एफडी कराई 1 महीने की। और उसके बाद हमने 3-4 महीने तक कोई ट्रेडिंग नहीं करी। ये डिसीजन मेरे वाइफ का था। मैंने बोला ना मैं शादीशुदा हूँ, तो ये सारे जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन होते हैं वो वही लेती है, कि अब अपने विल नॉट पुश आवर लक फॉर द रिमेनिंग ऑफ द ईयर। कि अभी हमको आदत नहीं है इतने बड़े लॉट्स करने की, और जो अंदर का जो एड्रेनल है वो भी शांत नहीं हो रहा है, तो हम कोई खर्चा नहीं करेंगे, और उसके बाद हम कोई ट्रेड भी नहीं लेंगे। तो हमने नहीं ट्रेड करी अगले 3 या 4 महीने, अगर मेरी मेमोरी सही है तो 9 साल हो गए इस बात को, 9 या तो हमने 3-4 महीने कोई ट्रेड नहीं करी। इसमें छोटी मोटी मूव्स आई भी, और उसका क्या कैलकुलेशन हुआ, हमारे पास तो कोई एल्गो था नहीं कि हम चेक कर लेते कि कितना लॉस हुआ।
पर हमने कोई ट्रेड नहीं करी और हमने कोई बड़ा खर्चा भी नहीं किया। हमने डिसाइड किया कि अपनी लाइफस्टाइल को वैसे ही रखना है। 50,000 60,000 में हम काम चलाते थे, वैसे ही उसको चलाना है। तो हमने खर्चा भी नहीं किया। इस बात को जब काफी दिन हो गए और चीजें सेटल डाउन हो गई, लेकिन रोज हम लोग यही बात करते थे कि कितना मजा आया, क्या ट्रेड थी, मतलब मजा आ गया ऐसा। उसके बाद फिर हम लोग हमने प्लान बनाया, फिर हम लोग पहला फॉरेन हॉलीडे, वो भी हमने बैंकॉक और थाईलैंड वगैरह घूमने गए थे। बैंकॉक, थाईलैंड और ये फीफी और फुकेत। हाँ, और हमने 12 दिन का प्लान बनाया, काफी बोरिंग भी हो गया था। लोग 3-4 दिन के लिए थाईलैंड जाते हैं, तो हमें मतलब सेलिब्रेट करने का इतना था कि इतना वेट भी कर लिया। अब जो सेलिब्रेट करना था, तो हमने 12 दिन का थाईलैंड का प्रोग्राम बनाया। उसमें 4-5 दिन तो हमने बैंकॉक में बिताए। मतलब दिसंबर के महीने में भी इतनी गर्मी थी वहां पे, और मतलब इट वॉज लिटिल ओवर द बोर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज और कहाँ कहाँ हम घूमे, लेकिन बहुत इंजॉय किया। और फिर हमने आके दिसंबर में आने के बाद जनवरी में मैंने फिर से 15 जनवरी के बाद अकाउंट ओपन किया, लेकिन हमने लॉट साइज नहीं बढ़ाया। हमारा जो 30 लाख के हिसाब से जो लॉट्स चल रहे थे, जो आर की वैल्यू चल रही थी, उसी हिसाब से किया। थोड़ा मिक्स रिजल्ट्स ही मिले। और जब हमने साल क्लोज किया तो 1 करोड़ से थोड़ा सा सरप्लस में था बैलेंस जो है। तो ये हमारी 1 करोड़ की जर्नी थी वो साल की। और वो साल हमने टोटल 12 महीने में से 4 या 5 महीने ही टोटल ट्रेड किया और बाकी महीने नहीं किया, और इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। इसमें शायद एक दो मूव आई थी। एक गोल्ड की मुझे याद है, बहुत बड़ी मूव आई थी, वो मिस हो गई। और शायद हम ज्यादा पैसा बना पाते या हम ज्यादा ग्रीडी हो जाते, वी डोंट नो। नेक्स्ट ईयर फिर हमने अपना लॉट्स बढ़ाया, मतलब, लेकिन हमने 30 लाख से शुरू किया था तो 1 करोड़ हो गया, तो हमने 1 करोड़ के हिसाब से लॉट नहीं बढ़ाया। स्टार्टिंग में हमने 50 लाख के हिसाब से बढ़ाया, थोड़ा कंजर्वेटिव होते गए। डर भी लग रहा था कि अब इसको रिटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था। तो ये बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि अच्छा, ये भी बताना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये एक फ्री केस था मेरे हिसाब से। मैं एग्री में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, कमोडिटी में बहुत टाइम से, लेकिन कई दिनों तक लगातार सर्किट लगे, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। एक एक दो दो दिन के सर्किट तो मैंने लगातार देखे हैं, और वो भी ऐसा मतलब एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट पॉइंट के बाद सर्किट लगे, वो भी मैंने नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि ये वंस इन अ 5 ईयर या वंस इन अ 10 ईयर काइंड ऑफ एन इवेंट थी। और ऐसी एक दो इवेंट बाद में आई थी, मुझे अभी पूरा डिटेल याद नहीं आ रहा है। एक बार जैसे बताया आपको, गोल्ड में आई थी, और एक बार खैर मार्च 2020 तो ऐसी इवेंट से भरा हुआ था, और वो भी हमने काफी इंजॉय किया। उसमें हमने ऐसे अपना पैसा 3 गुना नहीं किया, क्योंकि हमारा लॉट साइज बहुत छोटा हो चुका था तब तक, मार्च 2020 तक। क्रूड तो जीरो से नीचे चला गया, हम ऑल द वे हम सोल्ड थे, लेकिन 1 आवर पे सोल्ड थे। तो हाँ, मतलब ये आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव आपका रियलिस्टिक इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही एक फ्रीक इंसिडेंट था। कई बार ऐसा होता, मूव्स बहुत अच्छी आती है, लेकिन आप उसमें पूरा सही पॉइंट पे एंटर कर जाओ, और उसके बाद सही नंबर ऑफ लॉट्स के साथ एंटर कर जाओ, ये एक मैनुअल ट्रेडर के लिए चैलेंज होता है। कई बार हम हिचक जाते हैं, कई बार लेट हो जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार उस दिन हमने ट्रेड नहीं करी। हालांकि ऐसा होता नहीं कभी मैं ट्रेड ना करूं, लेकिन मिस तो होती है मूव्स। तो इसलिए इसलिए मुझे ज्यादा यादगार रहा पिछले 10 साल में, क्योंकि ऐसा मैंने फिर ऐसा कभी रिपीट नहीं किया दोस्तों। मेरे से हुआ नहीं। मेरे होपफुली अगले 10 साल में एक बार रिपीट हो, तो फिर से वो यादगार हो जाएगा। लेकिन अभी तो आने वाले काफी समय के लिए ये यादगार लम्हा था, सोचा आपके साथ शेयर को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।